Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. In this video we will discuss about एसिडोसिस. So let's start it. अब आ जाएं एसिडोसिस की तरफ। तो एसिडोसिस जो है इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि बॉडी के अंदर H पॉजिटिव आयंस का इंक्रीज़ हो जाना या बॉडी की pH का कम हो जाना। ठीक है, तो एसिडोसिस जो है इसको क्लासीफाई किया गया टू टाइप्स के अंदर। ठीक है, एक होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और दूसरी आ जाती है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, और इन दोनों के जो काजेज़ हैं वो डिफरेंट होते हैं। जहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ गया, यहाँ पे हमने बात करनी है HCO3 या बाइकार्बोनेट के रेफरेंस से, और जहाँ पे रिस्पायरेटरी का वर्ड आ गया यहाँ पे हमने बात करनी है कार्बोनिक एसिड H2CO3 के रेफरेंस से। ठीक है, तो पहले हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात कर लेते हैं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में क्या होता है? इस केस में बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर यह कम हो जाती है या H पॉजिटिव कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है रिलेटिव टू बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो जब बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन कम होगी तो उसके रिलेटिव हाइड्रोजन आयन जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे और बॉडी के अंदर एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर जो है हाइड्रोजन आयन इंक्रीज़ हो जाए तो हाइड्रोजन आयन के बढ़ने से इसके रिलेटिव HCO3 जो है वो कम हो जाएगा और इस केस में भी एसिडोसिस जो है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के जो कॉजेज़ हैं, इसमें पहला काज आ जाता है कि बॉडी के अंदर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो किसकी, ऑर्गेनिक एसिड्स की। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इससे भी जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, क्योंकि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये बाइकार्बोनेट के साथ मिलके साल्ट्स बना देते हैं। ठीक है, तो इससे बाइकार्बोनेट जो है बॉडी का वो कंज्यूम हो जाता है और बॉडी का जो अल्कली रिजर्व है वो कम हो जाता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसमें एग्जांपल आती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की। डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि डायबिटीज़ के केस में बॉडी के अंदर इंसुलिन कम होती है, ग्लूकागोन जो है वो ज़्यादा होता है और उसको स्टिमुलेट करता है लिपोलाइसिस को। ठीक है, लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है और इससे फ्री फैटी एसिड जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। तो लीवर जो है इन फ्री फैटी एसिड को यूटिलाइज करता है और इनको कन्वर्ट कर देता है बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरिक एसिड के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा एसीटोएस्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो उसके अलावा एसीटोन भी बनता है। तो ये जो कंपाउंड है इनको हम नाम लेते हैं कीटोन बॉडीज़ का। ठीक है, और ये भी ऑर्गेनिक एसिड हैं और ऑर्गेनिक एसिड हैं तो इनकी वजह से भी जो एसिडोसिस है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट जो है वो बाइकार्बोनेट लेवल जो है रिलेटिवली कम हो जाता है। तो उसके बाद सेकंड काज इसका क्या आता है? पर्सन को रेनल फेलियर है, क्योंकि उसकी किडनीज जो है काम नहीं कर रही और हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, तो इस केस में भी क्या होगा कि एसिडोसिस जो है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगी। उसके अलावा लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या पर्सन को सवेयर डायरिया, ठीक है, सवेयर किस्म का डायरिया पर्सन को हुआ हुआ है। डायरिया के केस में क्या होगा कि जो इंटेस्टाइनल जो है कंटेंट जो वो बाहर की तरफ फ्लो आउट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बाइकार्बोनेट जो है वो भी बाइकार्बोनेट का लॉस होगा बॉडी से और इस केस में भी एसिडोसिस जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये थी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस का रिलेशन होता है एनाइन गैप के साथ। ठीक है, एनाइन गैप के साथ। अब एनाइन गैप क्या चीज़ है? एनाइन गैप बॉडी के अंदर केटाइंस माइनस एनाइंस, ठीक है, इनका गैप है। नॉर्मली तो बॉडी के अंदर जो केटाइन और एनाइन है वो इक्वल कंसंट्रेशन में होते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहे, लेकिन जो केटाइन है, मेजर केटाइन बॉडी के अंदर वो होता है Na पॉजिटिव, जबकि मेजर एनाइन है इनमें आ जाता है क्लोरीन Cl नेगेटिव और बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को मैं शो करूँ कुछ यूँ, तो केटाइन में सोडियम जो है वो अकेला अप्रॉक्सीमेट यहाँ तक है और बाकी जो केटाइन है वो मिलके ये ऊपर वाला पोर्शन बना रहे हैं कंसंट्रेशन का। ठीक है, अगर एक रफली कंपैरिजन में शो कर रहा हूँ, ठीक है, तो इतना पोर्शन बॉडी के अंदर सिर्फ अकेले सोडियम का केटाइन में और बाकी पोर्शन जो है छोटे बाकी केटाइंस का है, जिसमें कैल्शियम है, पोटाशियम है, ठीक है, और उसके अलावा बाकी केटाइंस वगैरह हैं। तो एनाइंस की बात करें तो एनाइंस में मेजर पोर्शन यहाँ तक कह लें कि इतना पोर्शन क्लोरीन Cl नेगेटिव का है, उसके ऊपर पोर्शन बाइकार्बोनेट का होता है HCO3 नेगेटिव का, और उसके ऊपर जो है माइनर एनाइंस का जिसमें सल्फेट आ जाता है, फॉस्फेट आ जाता है, उनका पोर्शन होता है।
ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम कीटाइन और एनाइन को सब को हम मेजर नहीं कर रहे होते, हम बस जो मेजर के कीटाइन और एनाइन को ही हम मेजर करते हैं। सोडियम की कंसनट्रेशन जो है उसमें से हम क्लोरीन और जो बाइकार्बोनेट है इनकी कंसनट्रेशन को एडअप करके माइनस कर लेते हैं। ये सोडियम कंसनट्रेशन से हम माइनस करते हैं क्लोरीन प्लस बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन को, तो इससे हमारे पास जो डिफरेंस आता है उसको हम नाम देते हैं एनाइन गैप का। तो ये एनाइन गैप जो है नॉर्मली तो इसकी जो वैल्यू है वो आती है 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, नॉर्मल कंसनट्रेशन। लेकिन अगर आल कीटाइन और एनाइन को गिना जाए तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। लेकिन आल को सबको हम गिन नहीं रहे होते, जिनकी कंसनट्रेशन कम है उनको हम कैलकुलेशन में इग्नोर कर देते हैं। तो अगर 12 मिली इक्विवेलेंट हो तो इसका मतलब है एनाइन गैप जो है नॉर्मल है। अब क्या होता है कि अगर तो बॉडी के अंदर जो बाइकार्बोनेट है इसकी कंसनट्रेशन कम हुई है, इसकी कंसनट्रेशन सपोज कि पहले 10 थी, लेकिन नॉर्मल अगर सपोज कर लेंगे नॉर्मल वैल्यू 10 है, तो अगर ये कम हो जाती है और इसके बदले में क्लोरीन की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो इस केस में एनाइन गैप जो है वो तो नॉर्मल ही आएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि एनाइन गैप तो नॉर्मल है लेकिन बाइकार्बोनेट जो है वो कम हो चुका है, तो इस केस में एसिडोसिस प्रोड्यूस हो रही है लेकिन एनाइन गैप का चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन कम हुई है लेकिन क्लोरीन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ नहीं होती, ये नॉर्मल ही रहती है, जबकि जिन आयंस को हम मेजर नहीं कर रहे उनकी कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर उनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो इस केस में एसिडोसिस भी प्रोड्यूस होगी और एनाइन गैप का चेंज भी आएगा, ठीक है। इनके एसिडोसिस दो तरह से हो सकती है, एनाइन गैप का चेंज एसिडोसिस में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंपनसेशन किस तरह की जाती है? इसकी कंपनसेशन में जो है वेंटिलेशन का रेट जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है, हाइपर वेंटिलेशन होती है। तो हाइपर वेंटिलेशन से क्या होता है कि जो H2CO3 बॉडी का कार्बोनिक एसिड है इसका जो क्वांटिटी है कंसनट्रेशन है इसकी वो डिक्रीज़ कर जाती है, जिससे हाइड्रोजन आयन बॉडी में वो भी डिक्रीज़ करते हैं और जो है बॉडी जो है नॉर्मल पीएच की तरफ जो है वो लौट आती है। उसके अलावा कुछ दिनों में किडनीज जो है वो भी फंक्शन में आ जाती हैं और किडनी जो है एक्सेसिव हाइड्रोजन आयन को जो है एक्सक्रीट कर देती हैं और बॉडी की पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। अब दूसरी जो है एसिडोसिस वो है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कब होती है कि जब रिस्पायरेशन के अंदर डिफेक्ट आ जाए, यानी कि जो H2CO3 बॉडी के अंदर बन रहा है वो H2CO3 अगर एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा बॉडी से रिस्पायरेटरी पैसेज वे के ज़रिए, तो इस केस में जो एसिडोसिस आएगी उसको हम नाम देंगे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का। तो इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं? वो तमाम कंडीशन जो रिस्पायरेशन को अफेक्ट कर रही हैं, अस्थमा हो गया, एम्फीसीमा हो गया, ठीक है, ये कंडीशन जो रिस्पायरेशन को अफेक्ट कर रही हैं, रिस्पायरेशन के रेट को, इससे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी। और इसकी कंपनसेशन में क्या आएगा? इसकी कंपनसेशन किडनीज़ करेंगी। किडनीज़ क्या करेंगी कि किडनीज़ हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन जो है उसको बढ़ा देंगी और बाइकार्बोनेट को कंजर्व करेंगी, ठीक है। तो इस केस में जो पीएच है बॉडी की भी दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। तो अब बुक पे आ जाएँ तो बुक से ये टॉपिक जो है यहाँ से डिसऑर्डर ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, इससे ऑनवर्ड ये सारा टॉपिक जो है पढ़ना है। और इसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो टेबल ये दिया गया है इस टेबल में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, अल्कालोसिस और रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस, ठीक है, ये टेबल जो है कंप्लीट अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इससे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बनता होता है कि वो एक सिम्टम जो है इसमें से या कोई एक कंडीशन इसमें से दे के सिनेरियो बनाया जाता है और पूछा जाता है कि ये क्या एसिडोसिस होगी या अल्कालोसिस होगी, ठीक है, इस तरह से यहाँ से सवाल बनाया जाता है। तो ये टेबल जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। और उससे ऑनवर्ड आ जाएँ तो यहाँ पे ये एसिडोसिस दी हुई है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को यहाँ से पढ़ लेना है सारे को और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस को भी यहाँ से पढ़ लेना है। तो इस लेक्चर में हमने इतना कवर किया है। थैंक यू।